मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 86। अब आगे। बस बस बस, मुझे पूरी चीज नहीं जानी, अभी के लिए इतना काफी है, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक कहते हुए आरव ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने सर हिलाया कि तभी रिद्धि ने कुछ कहा। इसे सुनकर आरव उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे भी जानना है कि मैं इस महल में पहले कहाँ और किस तरह से रहता था। मुझे मेरे कक्ष पर जाना है। ये सुनकर रुद्र ने सिद्धि की तरफ देखा तो सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर दिए और अपने हाथ हवा में हिलाते हुए कुछ मंत्र बोलने लगी, जिसके बाद उसके हाथ से रोशनी निकालकर उन सबके चारों ओर घूमते हुए दिखा करके लंबी और चमचमाती जादू में बदल गई और एक एक करके वह वहां से गायब हो गए। बाप रे, इतना बड़ा कमरा! करण आसपास देखते हुए हैरानी से चारों ओर देख रहा था। यही हाल आरव का भी था। उसने बहुत सारी लग्जरी चीज देखी थी, पर यहाँ पर जो था वह काफी ज्यादा यूनिक और अलग नजर आ रहा था। आरव चारों तरफ देखते हुए कहने लगा, ये तो मुझे किसी राजा का कैमरा लग रहा है। क्या सच में यह मेरा कमरा है ना? हाँ भाई, यह आपका कमरा है। पिताजी के बाद आप वह दूसरे इंसान हो जिसे इतना बड़ा शाही कक्षा दिया गया है। हम सभी भी काफी अच्छे कक्षा में है, पर ये दोनों कैमरा बहुत ही ज्यादा भव्य और शानदार तरीके से तैयार किया गया है। आप देख ही सकते हैं, यहाँ हर एक चीज दुनिया भर के कीमती और सबसे अच्छी क्वालिटी और सुंदर चीजों से सजाई गई है। दुनिया भर के लोगों ने मिलकर आपका ये कमरा सजाया था और अब तक सजाते आए हैं। हर वक्त जब कोई खास और नहीं प्रकार का कार्पेट या पर्दे बनते थे, वह सबसे पहले आपकी कक्षा में लगाए जाते हैं, और एक बार जो आपके कक्षा में लग गया, उसे तरह का सामान दूसरा बना बंद हो जाता है। पिताजी हमेशा ही आपको हम सभी भाई बहनों में से सबसे ज्यादा मानते और प्यार करते हैं, पर वह कभी कहेंगे नहीं। पर उनकी बातें और उनकी चिंता से पूरा महल जानता है कि पिताजी आपके लिए कितना परेशान रहते हैं। वह हर रोज इस कक्ष में आकर आपको याद करते हैं और कुछ वक्त बिताते हैं। उन्होंने आपसे ज्यादा बातें तो नहीं की, पर आपको एहसास हो जाएगा कि पिताजी आपको सबसे बढ़कर प्राइस ट्रैक्टर प्रयुक्त तहज्जुद देते हैं। और नहीं तो क्या, तभी तो जब आपके पास शक्तियां नहीं थी, तो पिताजी ने सबसे खास और ताकतवर जादूगर की एक सैनिक की टुकड़ी आपकी सुरक्षा के लिए लगा दी और आपको हर वह काम करने की आजादी दी जो इस महल में किसी भी दूसरे राजकुमार या दूसरे बच्चों को नहीं दिया गया। पिताजी ने बचपन से लेकर अब तक हर वह बातें मन जो आप उनसे कहते हैं और करवाते थे, चाहे वह किसी भी तरह की मांग क्यों ना हो, उन्होंने हर संभव प्रयास करते हुए आपके मांगों को पूरा किया है। नहीं तो हम बाकी भाई बहनों को तो हिम्मत ही नहीं होती पिताजी के सामने खड़े होकर कुछ कहने की, और आप बिना डरे उनसे अपनी हर एक जिद मनवा लेते हैं थे। रिद्धि सिद्धि से दी याद है उसे दिन जब पिताजी ने आपको चिल्लाया था, जब आप अपनी रक्षा करने वाली सैनिकों को दूसरे की रक्षा करने के लिए भेज दिए थे और आपके हाथ में चोट लग गया था और आप घायल होकर महल रहते थे। और इस बारे में दूसरे तीसरे दिन राजा जी यानी पिताजी को पता चला तो उन्होंने पूरा महल सर पर उठा लिया था, और उसे दिन पिताजी के गुस्से से कोई नहीं बच पाया था, आप भी नहीं। आरव, अच्छा उसे दिन हुआ क्या था? सिद्धि, उसे दिन आप बाहर से आए किसी जादूगर की मदद करते हुए पारस साम्राज्य के बाजार के कुछ दूरी पर बने सुनसान जंगल में कुछ जादूगर के बीच गिर चुके थे, और उन जादूगरों को बचाने के लिए आपने अपने अंगरक्षक सैनिकों को उनकी मदद करने के लिए भेज दिया था, और पीछे से आप पर हमला हो गया जिससे आपका अंगरक्षक ने आपको बचा तो लिया, पर आपको काफी चोटें भी आई। फिर भी आपने महल आकर अपने अंगरक्षक को किसी को से कुछ ना कहना को कहा और अपना इलाज वह चीज के साथ करने के बाद कुछ दिन अपने कक्ष में ही रहे। और जब पिताजी ने इन सभी बातों के बारे में जाना तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन सभी अंगरक्षक को दंड दे दिए, वह भी ऐसा दंड जिसे कोई भी सुनकर डर गया। आपको पिछले 1 महीने की इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और रिश्तेदार माँ कितनी नाराज हो गई थी आपसे आपको याद भी नहीं है, पर हमें पूरी बातें याद है कि किस तरह आप छोटी छोटी नादानियां और कोशिशें से माँ पिताजी का गुस्सा शांत किए थे। आरव, क्या मैं इतना अच्छा था? मन सोचने लगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसे उसके माता पिता इतना प्यार दे रही थी, उसे नहीं लगता कि अगर किसी पर चलने वाला इंसान है, पर अब तक किसी और उसने खुद आरव के बारे में पता लगाए हैं। वह इन सब से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे बार बार सोचना पड़ रहा था कि सही क्या है गलत क्या। फिर वह देखना समझ गया था, चाहे कुछ हो जाए आरव को उसकी मौत की सच्चाई जानने और सबसे शक्तिशाली बनने के लिए उसे सुनहरी किताब का फायदा उठाना चाहिए। आरव अपने कमरे को देखने लगा जो राजकुमार आरव का है। कोई दूसरी और राजकुमारी काव्य अपने कक्ष में बैठी थी, उसके सामने ने एक नीला और शाम की दावत के लिए उसके लिए कपड़े देखते हुए उससे बातें कर रही थी, पर काव्य का ध्यान तो वहां पर है ही नहीं। वह सोच रही थी कि और हम इस वक्त कहाँ होगा, क्या यहाँ आकर उसकी याददाश्त में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, आखिर राजमहल में आरव क्यों आया था, ऐसे बहुत सारे सवाल काव्य के मन में थे। पर उसे यह डर था कि कहीं यार को किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा, खास करके उसके दुश्मन और वैभव जिससे आरव नहीं बच सकता। अगर वैभव को पता चल गया कि आरव जिंदा है तो वैभव अपने आप को काव्या ने वैभव का सबसे डरावना और असली रूप देख रखा था, इसलिए उसे वैभव से हमेशा थोड़ा डर भी लगता था, पर उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए
अब वह वैभव का साथ नहीं देगी और उसके पीछे जितने भी जासूस उसने लगाए थे उन सभी को काव्या ने अपने जादू का इस्तेमाल करके जान से मार दिया था। वैसे ही वह कोई आम लड़की तो थी नहीं। वह सबसे प्रसिद्ध विद्या निकेतन की सबसे होनहार छात्रा थी जिसके जादुई शक्तियां काबिले तारीफ है। तभी वह कुछ सोचते होंगे अनिल की तरफ देखने लगी और फिर कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं आ रही हूँ, तुम सभी तैयारी करके रखो, हम जल्दी ही निकलेंगे शाम की दावत के लिए। नील भी सारी हिलाते हुए अपने काम पर लग गई। वह जानती थी कि काव्य का रिश्ता इस महल से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर किसी ने उसे बुलाया भी हो तो काव्य मना नहीं कर सकती, क्योंकि अभी उनके रिश्ते के धागे अभी कच्चे हैं, जिसे कोई मजबूती का रिश्ता नहीं मिला, नहीं कोई नाम। काव्य सोचते हुए इधर उधर देखकर चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आरव को ढूंढे कहाँ। बहुत वक्त हो गया है आराम से उसकी बातें हुई। वह दूर से आरव को देखा तो रही थी, पर पिछले 2 दिन से मुबारक को नहीं देख पा रही थी, नहीं रुद्र को, क्योंकि अक्सर आरव के पास रुद्र ही रहता है या कहीं रुद्र के साथ ही आरव मिलता है। एपिसोड 87। मुझे कुछ काम है, मैं आ रही हूँ, तुम सभी तैयारी करके रखो, हम जल्दी ही निकलेंगे शाम की दावत के लिए। नील भी सारी हिलाते हुए अपने काम पर लग गई। वह जानती थी कि काव्य का रिश्ता इस महल से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर किसी ने उसे बुलाया भी हो तो काव्य मना नहीं कर सकती, क्योंकि अभी उनके रिश्ते के धागे अभी कच्चे हैं, जिसे कोई मजबूती का रिश्ता नहीं मिला, नहीं कोई नाम। काव्य सोचते हुए इधर उधर देखकर चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आरव को ढूंढे कहाँ। बहुत वक्त हो गया है आराम से उसकी बातें हुई। वह दूर से आरव को देखा तो रही थी, पर पिछले 2 दिन से आरव को नहीं देख पा रही थी, नहीं रुद्र को, क्योंकि अक्सर आरव के पास रुद्र ही रहता है या कहीं रुद्र के साथ ही आरव मिलता है। काव्य के सामने बिना ध्यान दिए अपने आप में उलझी हुई चली जा रही है। तभी वह दोनों राजकुमारियां अचानक से सामने आ गई, जिससे घबराकर काव्या ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और एक तेज नीली हवा का झोंका काव्य के हाथों से निकालकर दोनों राजकुमारी की तरफ चला गया, जिससे दोनों दूरी पर जाकर गिर गया। काव्या पास गई और उन्हें उठा दिया और माफी मांगी, पर दोनों राजकुमारी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर भी उन्होंने काव्य को ज्यादा ना कुछ कहते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगी। काव्य उसे रोकना चाहती थी और कुछ कहना चाहती थी, पर दोनों राजकुमारी बिना कुछ सोनी उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए। महल के कोने में एक छोटा सा तालाब के किनारे तीनों रानियां शाम के चाय का लुत्फ उठाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनके आसपास कुछ होने के मित्र और जानने वाले अलग अलग साम्राज्य की रानियां भी आ गई और आसपास बहुत ही अच्छा सा माहौल बन गया। वहां खाने पीने और मधुर संगीत के साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज भी थी जो वहां के महिलाएं और रानियां को काफी पसंद आ रही थी। सब आपस में अलग अलग ग्रुप बनाकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। यही अच्छा मौका था अपने संबंधों को मजबूत बनाने का, जिसका फायदा वह लोग उठा रहे थे। वहां पर सब औरतें ही मौजूद थे, अलग अलग देश और साम्राज्य से आए। वहां पर सभी लोग एक दूसरे से बातें करके और अपनी अपनी बहाने गहने और बहुत सारी चीजों के बारे में दिखावा कर रही थी, जिनमें से 1-2 लोग बस शांत बैठे, बाकी सभी चीजों को देखा और सुनकर मुस्कुरा रहे थे। नहीं, तीनों रानियां भी सभी से मिलने के बाद वहां पर बैठकर आपस में बातें कर रही थी और आसपास के रानियां और मुख्य जादूगरनी की बातें सुन रहे थे। तभी किसी ने कहा, क्या यहाँ पर महारानी राज देवी जी नहीं आएंगे? आखिर उन्हें भी इस छोटे से समझ में शामिल होना चाहिए जो सिर्फ हमारी लिए है, और उनसे मिलकर मैं अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में भी बात करना चाहती थी। आप तो उसके बेटी का भी उम्र हो गया है, तुम ही क्यों उनसे, तो मैं भी अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। उसकी दोनों राजकुमारियां बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत अच्छी जादूगर भी, मैंने देखा कितनी अच्छी सी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हाँ हाँ हो, तो मैं भी अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करना चाहती हूँ। वैसे तो बाकी राजकुमार राजकुमारी अभी काफी अच्छी जादूगर है, मैं भी अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ऋषि के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि किस बात करूं। आखिर आखिरी फैसला तो राजा का ही होगा कि उनके बच्चे भविष्य में किस साम्राज्य से रिश्ता जोड़ रहे हैं। और वैसे तो मैंने सुना भी है कि उत्तराधिकारी की रिश्ता पहले ही मेघा साम्राज्य के राजकुमारी से जुड़ा हुआ है। क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह? हाँ, ये सारी बातें दोनों रात रानियां भी सुन रहे थे। तभी रानी चांदनी ने रोशनी जी की तरफ, क्या सच में वह आपका नहीं है? क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना तो नहीं है, पर इस बात को किसी ने सही से सबके बीच लाया भी तो नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रही हूँ? यही की राजकुमारी काव्य जो मेघा साम्राज्य की राजकुमारी है, उसका रिश्ता हमारे साम्राज्य में जुड़ चुका है और वह इस महल की होने वाली सबसे पहले और बड़ी रानी है। क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है, मुझे सच है, तुम लोग नहीं जानते, पर राजा ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सच भी है और उसे बारे में किसी को पता कि नहीं, बस सोचनी होगी। यह बात है कि अब तो इस महल का उत्तराधिकारी यानी वह लड़का जो मोर राजा का सबसे पहले संतान है, वह तो गायब हो चुका है और जिंदा है कि मर गया इस बारे में पता नहीं। तो अब अगला उत्तराधिकारी तो हमारी बेटा में से ही कोई बनेगा। क्यों? राजकुमार है।
तुम उसे कम मत समझो, उसका पैर भले ही बेजान हो चुका है और वह अपने लिए आपको बहुत अच्छी सी चलाना जानता है, उसके पैरों में जानकारी नहीं है पर उसके दिमाग में की जान अभी भी उसी रफ्तार से चलती है जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोनों रानियां उसके बात से सहमत थी। तभी उनके पास उनकी बेटियां जय और माया एक लड़की के साथ आ गए। उन दोनों ने पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर आसपास देखते हुए उनके पास बैठ गई। वह लड़की अभी भी खड़ी थी और उन्हें प्रणाम करने के बाद उन्हें देखने लगी है, जिस पर तीनों राजकुमारी यानी जय और माया की तरफ देखा तो जया ने कहा, मां लगता है आप लोग भूल गए, इस ये राजकुमारी काव्य है। ये सुनकर तीनों रानियां बड़े घर से अब काव्य की तरफ देखने लग नहीं। काव्य यही सोच रही थी कि पता नहीं ये दोनों राजकुमारी है उसे कहां से मिल गई और अब मिल गई तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए वह चुपचाप उनके सामने खड़ी थी। उन्हें उसे इस तरह देखकर तीनों राजकुमारी है एक दूसरे को देखने लगे। तीनों रानी एक दूसरे को देखने लगी। उनकी जादुई शक्तियां भले ही काफी अच्छी थी पर वह भी काव्य की शक्तियों को महसूस कर पा रहे थे और उन्हें उसकी शक्तियों का भी प्रभावशाली भी लग रही थी। क्या तुम सच में एक काबिल जादूगरी नहीं हो कि तुम्हारी शक्तियां बहुत ही अनोखी है? ये सुनकर काव्या ने उनकी तरह देखा तो तीनों राजकुमारियां काव्य की आंखों में देखकर इतना तो समझ गई कि काव्य सच में काफी शक्तिशाली है। अगर ऐसा कोई उनके साथ मिल जाए तो उनके लिए काफी अच्छी होगी और उनकी शक्तियां भी बढ़ेगी। एपिसोड 88। काव्या अपने कक्ष में आ जाती है। नील जो काव्य को देखते हैं तो समझ जाती है कि जरूर महल में वह दोनों राजकुमारियां फिर से काव्य को परेशान करने के लिए आई होगी। वह कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम इस तरह से क्यों बदल रही हो, जबकि यह तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। जब से तुम अपने साम्राज्य से बाहर निकली हो तब से तुम बहुत बदल गई हो। काव्य क्या इसके पीछे का रीजन तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं कई बार पूछ चुकी हूँ तुमसे पर तुम हो कि अपने मन में चल रही है सारी चीज अब मुझे छुपाने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे डर है कि कहीं मेरी सच्चाई बताने से तुम भी मुझसे दूर ना चली जाओ, क्योंकि मैं किसी के साथ इतना बुरा कर दिया है कि उसकी कोई माफी भी नहीं है ना ही कोई सजा। ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझे भी नहीं बता पा रही? आंखें, मैं तुम्हारी सबसे पुरानी और बचपन से लेकर अब तक साथ रहने वाली दोस्त हूँ। तुम मुझे अपने मान के सारी बातें बताती हो तो ऐसी क्या वजह है जो तुम इस तरह से मुझसे बातें छुपा रही हो? बहुत बड़ी वजह है, बस तुम मुझे विश्वास रखो। और क्या तुमने रुद्र को देखा? हाँ, रुद्र की तो आज मुझे उसे दोनों राजकुमारी के साथ दिखे थे। कौन? वही रिद्धि सिद्धि, उसे साम्राज्य की बड़ी और मुख्य राजकुमारियां। मुझे अभी समझ में आया कि वह तीनों ऐसे खुला मिला कैसे थे। रुद्र तो मतलब रुद्र जी की तो पहले से ही इस महल में रह चुके हैं और उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता भी है। शायद तुम भी उसे बचपन से जानती होगी। तुमने पर बताया था ना? नहीं, मैं पहली बार इस महल में आई हूँ। देखा तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। मैं पहली बार ही इस महल में आई हूँ और जब आएगी तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे अपने बचपन के बारे में बहुत कम चीज मुझे याद है। तुम तो जानती हो ना, मैं बहुत छोटी उम्र से ही जादू और बहुत सारी चीज सीखना शुरू कर चुकी थी। मुझे शास्त्र का ज्ञान और बाकी चीजों में अपने आप को इस तरह से दोबारा दी थी कि मुझे ज्यादा कुछ याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और ऊपर से मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, उसे भी तो दिखाना था कि आखिर राजकुमारी और एक काम से जादूगर तुम्हें क्या फर्क होता है। उस वक्त मैं नादान थी। मैं जब सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी ना तब उसे मैं कई बार हराम आऊंगी, उसके बाद तो वह मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ज्यादा मत सोचो। क्या तुमने मेरी आज शाम की दावत के लिए कपड़े निकाले? जिस पर नील ने सारी लाते हुए उसे बिस्तर की तरह इशारा किया। वैसे देखकर काव्या ने सर हिलाया। या तो वही नील अपने कक्ष की तरफ चली गई जो काव्य के कक्षा के बिल्कुल सामने ही बना था। वह दोनों कुछ ही समय में तैयार होकर बाहर निकल गए और एक दूसरे को देखकर दूसरी ओर चले गए। वही आरव के सामने उसके माता पिता अभी बैठे हुए थे और आर बस शांति से उन दोनों को देख रहे थे। उसे तो पहले रानी राजदेवी जी का ये प्यार लुटाना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, पर उन्हें देखकर उसे अपनी माँ की याद जरूर आ रही थी। पर उसे राजदेवी रानी जी का बार बार इस तरह से इमोशनल हो जाना कि बहुत अजीब लग रहा था। उसने जैसे रानी जी के बारे में सुना था ये तो बिल्कुल उसे तरह बिल्कुल नहीं है। यही सोचते हैं वह रुद्र की तरफ देखकर उसे कुछ पूछना चाह, पर उल्टा ने भी उसे शांत बैठे रहने का इशारा किया। इसके बाद वह बैठा ही रहा। राजा को कुंभदेव जी ने रुद्र से कुछ बातें की और आरव से भी। आरव और रुद्र में जो पहले डिसाइड किया था उसी हिसाब से उन्होंने राजा को लेकर सभी सवालों के जवाब दिए। उसके साथ ही उन्होंने राजा की कुछ फैसला को सुन जो कुछ इस तरह से था कि जश्न के आखिरी दिन ही आरव को वह सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और अभी के लिए रुद्रा अपनी शक्तियों और जादूगर रुद्रा से जितना हो सके वह सारी चीज सीख ली जो इश्क एक राजकुमार को पता होना जरूरी है। आखिरकार आप अपनी सारी याददाश्त भूल चुका है, इसलिए उसे अब शुरू से सभी चीजों के बारे में बताना और याद कराना होगा। इसलिए राजा कुंभदेव ने रुद्र के ऊपर यह सारी जिम्मेदारी दे दी।
आपसे 3 दिन के बाद एक भव्य आयोजन होने वाला है, उसके बाद ये बिजनेस समाप्त हो जाएगा। आज भी एक शाही दावत रखी गई है जहां पर सभी जादूगर अपने अपने शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही अपने साम्राज्य को लेकर उनसे जुड़ी बातें भी सबके सामने रखेंगे। इस तरह से वह अपने दुश्मन और दोस्तों को आकर्षित भी कर सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। रुद्रा, उम्मीद है मैं तुमसे जिस उम्मीद के साथ जो जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं उसे तुम बखूबी निभाओगे। मुझे मालूम है कि रुद्र तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, पर दोस्ती के साथ तुम्हें तुम्हारा फर्ज भी निभाना है, तो बेटर होगा कि तुम सभी चीजों को समझो। इस जश्न के कारण मैं किसी चीज पर ध्यान एकत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इस महल में हमारे जितने दुश्मन उपस्थित है उसे हिसाब से मुझे ज्यादा ही जिम्मेदारी और सतर्क रहने की जरूरत है, और मेरी पहली प्राथमिकता मेरे साम्राज्य और मेरा। ये कहते हुए राजा तुम मुझे चुप हो गए और फिर प्यार भरी नजरों से आरव को देखने लगे। रानी देवी जी, क्या हम इस बारे में अपने बेटे को भी नहीं बता सकते? आखिर वैभव भी उठाना ही परेशान है आरव को लेकर जितना हम। नहीं, ये सही समय नहीं है, अभी वह बहुत सारी चीजों में खुद ही उलझा हुआ है, मुझे पता है। राजकुमार, वैभव को आपकी चिंता है, पर मैं चाहता हूं कि आरव सबके सामने एक साथ आए। अगर हम ज्यादा लोगों को आरव के बारे में पता चलेगा तो खतरा वैसे ही बढ़ते जाएगा। मेरे खास सैनिकों ने 2 काली नगर की शैतानी जादूगरों को पकड़ा है। अब तुम सोच सकती हो कि यह कितना बड़ा खतरा है। इस तरह बहुत सारे लोग इस महल में अलग अलग देश में उपस्थित है जिसे पहचान करना मुश्किल है, इसलिए हमें जश्न तक सतर्क रहना होगा। बाकी सब उनकी बातों से सहमत थी। फिर कुछ देर वहीं रहने के बाद राजा कुंभदेव साहेब भजन और दावत के लिए वहां से चलेगी। दोनों राजकुमारी ने कुछ बहाना देखकर वहां न जाने की अनुमति ले ली, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राजा को मुझे भी जानते थे कि दोनों राजकुमारियां अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके जाने के बाद आरव ने कहा, क्या सच में इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं इन लोगों ने? अगर मैं राजा बन गया तो मुझे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य के लिए तो कोई काबिल राजा होना चाहिए। रुद्र, क्या तुम काबिल नहीं हो? तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर काबिलियत भी है और तुम्हारे अंदर वह बात है मुझे एक महान राजा में होती है। आरव, अच्छा ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मुझे ही नहीं पता? वह वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि तुमसे बात अच्छा काबिल उत्तराधिकारी इस महल में है ही नहीं। अब तुम भी उन्हीं के भाषा बोलने लगे। हमें वहां चलना है जहां हमने जाने की बात की थी, और रिद्धि सिद्धि देश में हमारी मदद करेंगे तो हमें चलना चाहिए। अभी नहीं, अभी सारी दावत शुरू होने में वक्त। जब शाही दावत खत्म होगा सब अपने अपने कक्ष में चले जाएंगे, तब हम जाएंगे ताकि पकड़े ना जाए। आधी रात को जब महल में पूरी तरह से सन्नाटा हो गया और सिर्फ वहां के सैनिक और सुरक्षा के लिए तैनात जादूगर अपने पहरा दे रहे थे, इस समय एक काला साया एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह से होते हुए महल के अंदर की ओर सभी सैनिकों को चकमा देकर आगे बढ़ रहा था। ऐसी एक और परछाई महल के अंदर दूसरी ओर से प्रवेश करते हुए अंदर की ओर जा रहे थे। एपिसोड 89। पारस साम्राज्य महल में आरव और कारण रुद्र दोनों ही धीरे धीरे करके महल के दूसरे जगह पर पहुंच गए, जहां पर काफी कम सैनिक तैनात है। वहां पर पहुंचकर वह लोग दोनों एक बड़े से शेर की मूर्ति या काफी बड़ा और खतरनाक नजर आ रहा था, उसके पीछे आ गए। रुद्र और आप बहुत आसानी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह गायब होते हुए वहां पर पहुंचे थे। वहां पहुंचकर वह लोग एक दूसरे को देखने के बाद इधर उधर आसपास देखने वालों पर आ रहा। थोड़ा गौर से उसे शेर की स्टेचू को देख रहा था, उसे वह स्टैचू काफी अलग नजर आ रहा था। रुद्र ने उसे देखकर कहा, तुम क्या देख रहे हो? अभी हमें पूरा महल देखना है। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ कुछ जादू जगह के बारे में? मैंने सुना है कि वह जादू जगह अपने आप में एक अलग ही जादुई स्रोत है और उसे कोई जादूगर खोज नहीं सकता सिवाय इस महल के राजा की, जो उसे खुद चुनता है। आरो ने कहा, हाँ, मुझे स्टैचू पर कुछ शक्तियां महसूस हो रही है। क्या वह गुप्ता और जादुई जगह का स्रोत शेर के पुतले से होते हुए जाएगा? क्या वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर उसे पत्थर के शेर को इधर उधर हाथ लगा कर देखने लगे, साथ कोई रास्ता खुल जाए। आरव ने अपने आंखें बंद करके उसे शेर के मुंह पर अपना हाथ रखा और इधर उधर अपना हाथ फिराते हुए कुछ ढूंढने लगा। उसे ही नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। आरव और रुद्र दोनों ही जादूगर थे और रुद्र तो आराम से पहले ही काफी शक्तिशाली जादूगर बन चुका था, इसलिए उसे आसपास कुछ अलग ही तरह का वाइब्रेशन महसूस होने लगा। हालांकि बोल शक्तियों को पहचान नहीं सकता, पर उसे थोड़ा बहुत अपने आसपास आलिंगन तरह का ऊर्जा महसूस हो रहा था। मुझे काफी शक्तिशाली है और इस जगह के आसपास उसे काफी अलग तरह के प्रभावशाली शक्तियां और रोशनी का आभास होने लगा। वह जगह महल के बीचों बीच बना हुआ था, जो एक तरह का आंगन था जो महल के अंदर बना था, और वहां कई तरह के त्योहार में महल के सभी लोग शामिल होकर समारोह मानते हैं, इसलिए वह जगह भी काफी भव्य था। पर यहाँ काफी कम सैनिक थी, क्योंकि यहाँ कोई खास तरह की चीज या कीमती चीज नहीं थी, और महल के अंदर होने के कारण यहाँ काम सैनिक थे या ना के बराबर सैनिक थी कि महल के चारों ओर अलग अलग जगह जादूगर और सैनिक सुरक्षा के लिए तैनात थे। रुद्र बड़े गौर से आरव को देख रहा था और उसे समझा गया कि वह शक्तियां आरव को अपनी तरफ खींच रही है। वह आसपास नजर घूमने लगा।
कहीं कोई आ ना जाए। तभी उनसे कुछ आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वह आरव का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ जाने लगा, पर आरव अपनी जगह से हिलने की स्थिति में नहीं था। वह अपनी आंखें बंद किए हुए बस वहीं खड़ा था। ये देखकर रुद्र ने जल्दी से आरव का हाथ उसे पत्थर से हटाया और तुरंत उसे खींचते हुए वहां से गायब हो गया। महल की एक कोने में वापस आ गया, पर जैसी वह वहां पर आया, आप उससे कुछ कहने वाला था कि उसके पीछे कुछ सैनिक भागते हुए उनकी तरह का रहे थे। ये देखकर आरव में एक बार फिर रुद्र ने एक बार फिर आरव का हाथ पकड़ा और वह वहां से गायब हो गए। वह सैनिक वहां पर जाकर इधर उधर देखने लगे। तभी एक जादूगर वहां पर आया और कहा, क्या हुआ पता चला? वह कौन थे? नहीं, अंधेरे होने के कारण हमने उसे जाना ध्यान से नहीं देखा, पर वह दोनों लड़के थे और दोनों जादूगर ही थे। वह अचानक से गायब हो गए। ठीक है, चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढो, हो सकता है वह इस जश्न में शामिल होने वाले कोई मेहमान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से सभी चीजों को एक बार चेक करो, कहीं कोई चोरी तो नहीं हुआ या कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। पर संभल कि यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए जी। यह कहते हुए बाकी सैनिक वहां से चले गए। रुद्र और आरव नदी के दूसरे ओर आ गए और वहीं तक कर बैठ गए। पिछले कुछ घंटे से लगातार वह लोग पूरे महल में घूम रहे थे। एक तो उनके शक्तियां इस महल के शक्तियों के कारण काम हो गई थी, और अब कितने घंटे चक्कर लगाने के कारण उन्हें बहुत थककर चूर हो गए। आरल पत्थर पर ठेक लगाकर बैठ गया, तो वही रुद्र भी दूसरी ओर जाकर बैठ गया। आरव ने कुछ देर के बाद कहा, ये महल मुझे बहुत ही ज्यादा दरार देने वाला लगता है। यहाँ पर तो कोई जादूगर कैसे अपनी जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि यह महल मेरी शक्तियों को छीन रहा है। तुम्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आप पर एक अलग तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया है। जश्न के कारण बहुत सारे बड़े बड़े और शक्तिशाली जादूगर मौजूद है, और यहाँ किसी भी तरह का वाद विवाद दिया ऐसा स्थिति ना पाए, इसलिए राजा कुमदेव ने इस पूरे महल में कुछ वक्त के लिए अपने शक्ति का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े शक्तिशाली जादूगरों की शक्ति काम को कम करने की एक मायावी चक्र जाल बनाया है, जिसमें ये पूरा महल शामिल है। आरव, अच्छा, और इससे क्या होगा? इसे अगर इस महल के अंदर कोई भी शक्तिशाली जादूगरनियां जादूगर महल में आएंगे तो उनके सब शक्ति कम हो जाएगी, और जितना भी कोशिश क्यों न कर ले जादूगर पर उनके शक्तियां सीमित रहेगी। इसलिए मतलब मेरे पिताजी काफी चालाक है, आखिर उसका बेटा भी तो काफी चालाक है। उन्हें अच्छे से पता है कि इस जने के दौरान पूरी दुनिया की शक्तिशाली लोग आएंगे, जिससे उनके ऊपर खतरा और उनके महल पर जासूस और दुश्मन बड़ी आसानी से उनके सैनिक और जादूगरों को चकमा देकर महल में घुस सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तुम्हें अपना तारीफ करना हो गया हो तो चलो यहाँ से चलते हैं, या तुम्हें यहाँ के जानवरों का नाश्ता बना है? नाश्ता का तो पता नहीं, पर डिनर जरूर बन जाएंगे हम। अगर थोड़ी देर यहाँ पर रुके तो और तुम सीधा हमें अपने कक्ष में ले जाते हैं, यहाँ लेने की क्या ही जरूरत है? जल्दबाजी में मैं भूल गया और मेरे दिमाग में जो आया मैं वहां ले आया। वह दोनों एकदम से बात करते हुए चुप हो गए और एकदम से सतर्क होकर खड़ी हो गए और एक दूसरे को देखने, लेकिन वह दोनों आमने सामने एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी उनके चारों ओर और ऊपर की तरफ बीच से भी ज्यादा कलचौबे पहने लोगों ने घेर लिया, जो कुछ उनके ऊपर हवा में उड़ रहे थे तो कुछ उनके चारों ओर कुछ दूरी पर खड़े होकर अपने हाथों में शक्तियां जागृत किए हुए उन्हें देख रहे थे। आरव ने मन ही मन रुद्र को गालियां देना शुरू कर दिया। एपिसोड 90। चारों तरफ से काली दुनिया के लोगों से घिर चुके थे। आरव रुद्र एक दूसरे को देखने लगे। उनकी शक्तियां भी आधी हो चुकी थी, पर वह लोग कितना समझ में थे कि यह लोग उन्हें इतनी आसानी से यहां से जाने नहीं देंगे, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए कुछ समय ले रहे। वैसे तो रुद्र बहुत आसानी से उन लोगों को अच्छा सबक सिखा सकता था, पर महल में शक्तिशाली मायाजाल के कारण उसकी शक्तियां आधी हो चुकी थी, और वह इतने समय से लगातार पूरे महल में उसे जादुई स्थान का पता करने के लिए आरव के साथ घूम रहा था, जिसके कारण वह जाकर भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज आने लगी, जिसे सुनकर आरव और एक दूसरे को देखने लगी कि तभी एक एक करके सभी काले चोगे पहने जादूगर इधर उधर देखने लगे। दोनों कुछ समझ पाए नहीं पाए, इतने में ही कुछ सफेद रोशनी उन सब के चारों ओर फैल गई, जिसकी चमक इतनी तेज थी कि उन लोगों की आंखें बंद हो गई। साथ में रुद्र आरव की भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उन्हें अपने आसपास कुछ जादुई शक्ति का इस्तेमाल होने का आवाज हुआ, पर ही शक्तियां किसकी थी यह वह नहीं जान पाए। वह दोनों अब सामने की तरफ देख रहे थे कि अब वह रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। आज जब वो सामने देखा तो वह हैरान रह गए, और हैरानी से दूसरे को देखने वालों की तभी सही मौके बात कर रुद्र ने सारा किया, और जल्दी से वह दोनों अपने आक्रमण की स्थिति में आकर सीधा उन जादूगरों से मुकाबला करने लगे, और जिसने उनकी मदद की थी वह भी काले जादूगरों के साथ मुकाबला करने लगी। हवा में उड़ रहे पहले ही बाकी जादूगर तो जख्मी होकर जमीन पर पड़े थे, और बाकी जादूगर ने रुद्र और आरव पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे बचते हुए रुद्र और आप अपने शक्ति जागृत करके उन पर हमला करने लगे।
आरव अपनी तत्व की शक्ति को जागृत करके आसपास के पेड़ पौधे में जान लाकर उनकी बैलों की मदद से उन जादूगर को पकड़ने लगा और उन पेड़ों से बांध दिया। सबसे पहले उसने उनके हाथों को बंद दिया ताकि वह उनसे जादू कर ना सके। फिर उसने एक मिट्टी का मोटा सांप जैसे कुछ अपने मंत्रों से बनाया और फिर दूसरे तीसरी जादूगर के चेहरे की तरह हमला कर दिया, जिससे वह मिट्टी का सिर्फ साफ साफ उन दोनों जादूगरों के पूरे मुंह में आकर अचानक से जम गया, जिससे वह जादूगर शेर जमीन पर गिर पड़े और उनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। वही रुद्र ने अपनी आक्रमण पर युद्ध कला का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई तलवार जागृत करके उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वह बहुत आसानी से उनके वर से बचकर हमला कर रहा था, जिसे देखकर आरव भी लड़ने के लिए आगे बढ़कर अपने मार्शल आर्ट का आजमाने लगा जो उसने अपनी दुनिया में सीखा था, हवा में उड़ते हुए। आरव ने दो जादूगरों को एक जोड़ का लात मारा। इसके बाद उसने अपने हाथों का तेजी दिखाकर उन्हें ऐसी जगह हिट किया जिससे वह पैराडाइज हो गए। इन सब ने उसने जरा सभी अपने जादू का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी दो जादूगरों को उसने उसे उनके घुटनों पर लाकर बेहोश कर चुप दिया था। वहीं दूर खड़ी दो आंखें इस वक्त चमक रही थी और वह उत्सुकता से बस आरव को ही देख रही थी। कुछ समय में वह सभी काली दुनिया के जादूगर वहीं पर चारों ओर फैलकर बेजान पड़े थे। उन सभी को एक जगह लाकर बुद्ध ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें गायब कर दिया और वह लोग सबकी लेसी वहां से धूल की तरह उड़ गए। तारा बहुत थक गया था, इसलिए फिर से वही जगह पर बैठ गया जहां पर पहले कुछ समय पहले बैठा हुआ था। रुद्र उसके पास आ गया और उसे गौर से देखने लगा कि जहां तक उसे पता था, कुछ समय पहले ही आरव ने लड़ने की युद्ध अस्त्र शस्त्र कला सीख रहा है। पर अचानक आरव को लड़तपेय की मात्रा हुए देखा कर उसे समझने में देने लगे कि आपको ये गला भी काफी अच्छी तरह से आता है, जिसका नाम उसने मार्शल आर्ट सुना था। अक्सर अच्छा जादूगर अपने जादू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए इस तरह की मार्शल आर्ट और गुप्तकाल नीति को बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपनी शक्ति पर जागृत करना और उसे बढ़ाने में ही चला जाता है। रुद्र ने सुना था और दूसरे कुछ खास तरह की आश्रम में ये तकनीक सिखाई जाती थी। पारी देखने को काफी दूर देश और साम्राज्य में प्रसिद्ध है। कारण कैसे इतनी अच्छी तरह से आती है, ये सवाल पुत्र के मन में चल रहा था। आरव रुद्र के मन की बातें समझ रहा था। उसने बिना कुछ करे वहां से गायब हो गया। ये देखकर रुद्र और उसकी कुछ दूरी पर खड़ी उनकी मदद करने वाली हैरान रह गए। कुछ सोचते हुए रुद्रा भी गायब हो गया। रुद्र पता था कि अब आरव से सुबह ही सारी बातें करेगा। आरव अपनी कक्ष में यानी राजकुमार आरव की कक्षा में आ गया, जहां चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। आरव में चुटकी बजाए तो उसके आसपास की दिए जल उठे और उनकी रोशनी रोशन होते ही उसके विचार के ऊपर लड़का बड़ा सा चमकीला झूमर पिक्चर में गाने लगाओ और कुछ ही समझ में अंधेरे से बाहर कक्ष सूरज की तरह चमक रहा था। नीचे की ओर दो सैनिक अचानक से रोशन एक ही परछाई को देखकर एक दूसरे को देखने लगी। तभी एक जादूगर नहीं नीचे बैठा हुआ था, वह ऊपर रोशनी से चमक गए कक्ष को देखकर कहने लगी, लगता आज महाराज फिर राजकुमार की कमरे में है। ध्यान रहे मुंबई के आसपास कड़ी सुरक्षा होना चाहिए। सैनिकों ने सर हिलाया और दूर से ही उसे कर्ज के आसपास अपने कुछ सैनिक पहरा देने के लिए कह दिया। जादूगर के सिवा किसी को नहीं पता था कि उसे कक्षा में राजा नहीं इस्माइल का राजकुमार उपस्थित है। वह जादूगर की महाराज का विश्वसनीय जादूगर था, जिसे मुकुल दिया था कि हर वक्त वह राजकुमार आरा और दूध के आसपास रहे। पर वह उसे न तो रुद्र और आप में से किसी के बारे में कुछ खबर नहीं था, इसलिए वह बस राजकुमार की टच के नीचे आंगन में बैठा हुआ बस इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने अपने बाकी क्या सेना सभी को जादूगर और सैनिकों को आदेश देखकर और जगह को अच्छी तरह से सुरक्षित घेरे में ले लिया था। उसे जगह महल की खास तरह की पद्धति अधिकारी के लिए बनाया गया कब था, जिसमें राजा को वह और उनकी रानी यानी राजदेवी और उनके बच्चे का कक्षा आता है, भले ही उनका कुछ अलग अलग सबसे सुरक्षित जगह में से एक था। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।